नमस्कार, ये बीए भाग तृतीय इतिहास की कक्षा है। हम पुनर्जागरण की बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करते हैं पुनर्जागरण के कारण क्या थे। इनकी बात हम कुछ पहले भी कर चुके हैं, उसी बात को आज स्पष्ट रूप से बात करते हैं कि क्या क्या इसमें हम बात करेंगे। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। 1453 की बात है। कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्क या तुर्कों ने अधिकार कर लिया। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी होने के कारण यहाँ यूनानी विद्वान एवं कलाकार रहते थे, लेकिन ज्यों ही यहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो गया, मुसलमानों ने ईसाइयों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इन अत्याचारों से पीड़ित होकर वे शरण लेने हेतु पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम आ गए, परंतु पलायन करते समय वे अपने साथ अपने ग्रंथ भी ले आए। इस प्रकार उनके आ जाने से रोम यूनानी व रोमन साहित्यिक सामग्री का केंद्र बन गया। एक और प्रभाव भी हुआ कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेने के कारण। इससे पहले 1453 के पहले कुस्तुनतुनिया के माध्यम से ही यूरोप के व्यापारी अपने जहाज़ ले जाते थे एशिया तक। अब उन्हें नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज करनी पड़ी। एक अन्य कारण है नगरों में वृद्धि हुई। इस समय व्यापार के विकास से वेनिस, फ्लोरेंस, लिस्बन, हम्बर्ग आदि प्रमुख नगर बन गए। यहाँ पर नगर बाज़ारों की स्थापना हुई। व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु मुद्रा का विकास हुआ और व्यापार के विकास के कारण एक धनी वर्ग का विकास हुआ जो कि नगरों में निवास करते थे। इन्होंने अपने लिए बड़े बड़े आवास बनवाए और उन आवासों में कला को प्रश्रय दिया, यानी कि पेंटिंग्स बनवाई अपने महलों की दीवारों पर। एक और कारण है धर्म युद्ध, क्रूसेड। जब तुर्कों ने इस तरह यूरोप पर आक्रमण किया, यूरोप पर वो आगे बढ़ते चले गए। यूरोप में हमने बात की थी एक अरब साम्राज्य की स्थापना हुई, तब उन्हें भी अपने धर्म के प्रति उत्साह जागा। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने धर्म युद्ध शुरू किए। हालांकि इन धर्म युद्धों में उन्हें मुँह की खानी पड़ी, परंतु इन युद्धों के परिणाम स्वरूप ईसाइयों में एकता की भावना उत्पन्न हुई। वे पश्चिमी यूरोप वासियों का संपर्क पूर्व के लोगों से हुआ। यूरोपवासी पूर्व के नवीन विचारों से अवगत हुए और उन विचारों को उन्होंने अपने यहाँ भी फैलाया। छापे खाने का आविष्कार एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। 1450 में इस आविष्कार का श्रेय दिया जाता है एक जर्मन व्यक्ति गुटनबर्ग को। अब क्योंकि वैज्ञानिक ग्रंथों की प्रतियां बन सकती थी, बाइबल की प्रतियां बन सकती थी, इसलिए लोगों तक वैज्ञानिक चेतना भी पहुंची और धार्मिक ग्रंथ भी पहुंचे। उन्हें अब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता था। धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है ये उन्हें पता चल गया। ये धर्माधिकारियों की बपौती नहीं रही, तो लोगों का बौद्धिक विकास हुआ। मानववादी वे लोग होते हैं जो मानते हैं कि मानवता, माधुर्य और जीवन की वास्तविकता ये उन्नत ज्ञान है। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि ह्यूमैनिटस से निकला है, जिसका अर्थ है उन्नत ज्ञान। मानववादी मनुष्यों को धर्मशास्त्रों के प्रति रुचि नहीं थी। वे जनसाधारण को सुसंस्कृत बनाने के लिए प्राचीन साहित्य पर जोर देते थे। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करते हैं एक जर्मन विद्वान F.J. नीचहैमर। इस प्रकार यूरोप के विद्वानों में मानववाद शब्द प्रचलित हुआ। पेट्रार्क और उसके अनुयायियों ने मानववाद का खूब प्रचार किया। इनकी ये धारणा थी कि इस जीवन को आनंद से बिताना चाहिए और दूसरे जन्म में
क्या होगा या जन्म के मृत्यु के बाद क्या होगा, इस बारे में अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। इस वाद का भी सर्वप्रथम प्रसार इटली में हुआ और उसके बाद फिर फ्रांस में। वैज्ञानिक चेतना, वैज्ञानिकों ने नई नई खोज करी और जनसाधारण में जो अंधविश्वास थे उनको दूर करा। उन्होंने प्रयोग किए, तर्क किए और उसके आधार पर सत्य तक पहुंचने का प्रयास किया। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग तर्क को प्रधानता देने लग गए, बुद्धिवादी बन गए। इनमें हम नाम लेंगे मुख्य रूप से रोजर बेकन और दे कार्ते। भौगोलिक अन्वेषण, नए समुद्री मार्गों की खोज करते करते भूगोल का ज्ञान भी बढ़ा, नए लोगों से संपर्क हुआ, अंधविश्वास का निवारण हुआ, नई विचारधाराएं पनपी और सामंतों और धर्माधिकारियों के अत्याचारों से मुक्त होने का लोगों ने प्रयास किया। व्यापारिक क्रांति, क्योंकि नई भौगोलिक खोजें हुई, यूरोप का व्यापारिक क्षेत्र विकसित हो गया। ये वो समय था जब यूरोप में बहुत धन आया व्यापार के कारण। वो भारत, हिंद एशिया और पश्चिमी अमेरिका तक व्यापार करने लग गए। यूरोप का व्यापारिक क्षेत्र विस्तृत हो गया। यूरोप में धन प्रचुर मात्रा में आने लगा। हुंडी के माध्यम से, ऋण पत्रों के माध्यम से, साख व्यापार के माध्यम से व्यापार का प्रसार हुआ। वे ब्याज पर धन भी देते थे, जबकि कैथोलिक पादरी ब्याज पर धन लेना निंदनीय मानते थे। इसलिए धनी वर्ग के लोगों का चर्च वालों से और धर्माधिकारियों से सही नहीं बैठा, वे उनकी आलोचना करने लग गए। इस समय एक विशाल मंगोल साम्राज्य की भी स्थापना होती है। चंगेज़ खां का पुत्र कुबलाई खां एक विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसमें समस्त पोलैंड, रूस, हंगरी आदि देश सम्मिलित हो जाते हैं। इसके दरबार में विभिन्न देशों के विद्वान हमेशा रहते थे। इसी के दरबार से मार्को पोलो 1272 में चीन गया और वहाँ से लौटकर उसने अपनी समुद्री यात्रा का वर्णन किया। लोगों में उत्सुकता जागी, कौतूहल जागा। वास्को डी गामा, कोलंबस, इन्होंने भी नवीन देशों की खोज की। इस यात्रा से लोगों को प्रेरणा मिली। तो इन सारे कारणों से पुनर्जागरण का आरंभ हुआ और सबसे पहले हम देखते हैं पुनर्जागरण शुरू होता है इटली से। अब इटली से पुनर्जागरण शुरू क्यों होता है? इटली के नगर ज्ञान और संस्कृति के केंद्र बन चुके थे। जो विद्वान कुस्तुनतुनिया से भागकर आए थे वो इटली के नगरों में बसे थे, रोम, फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान नगरों में। जो फ्लोरेंस नगर था वो मानववाद का भी केंद्र था। यहाँ पे कई मानववादी थे, पेट्रार्क, दांते, बोकाचियो। दांते की पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, जिसमें इन्होंने रूढ़िवादी भावनाओं और सामंतों के नैतिक पतन पर प्रहार किया है। इटली के धनी नगरों में बड़े बड़े प्रासाद बनाए गए। इन प्रासाद बड़े बड़े गिरजाघर बनाए गए, जैसे कि सेंट पीटर का जो गिरजाघर रोम में निर्मित हुआ, आज भी विश्व का आश्चर्य है। यहाँ पे नवीन कलाकृतियों को जुटाया गया। यहाँ की दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई गईं। इस तरह कला को प्रश्रय मिला। इटली का सामाजिक ढांचा भी ऐसा था। यहाँ पे एक सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज का गठन हो चुका था। धनी वर्ग था, अमीरों ने, उद्योगपतियों ने अपना एक समन्वित नागरिक समाज बना लिया था। इनमें गणतंत्र की भावना का विकास हो चुका था। जो लोग धर्म युद्धों से लौटे उन्होंने भी इटली को अपना निवास स्थान बनाया। यहाँ का एक धनी व्यक्ति था लोरेंजो, जिसने यूनानी पांडुलिपियों का लैटिन भाषा में अनुवाद करवाया और इस तरह पुनर्जागरण में सहयोग दिया। कुछ पोप भी ऐसे हुए जिन्होंने पुनर्जागरण में सहयोग दिया, जैसे निकोलस पंचम और पियूस द्वितीय। पुनर्जागरण आंदोलन में लैटिन व यूनानी भाषाएं ही सहायक सिद्ध हुई हैं। यूनानी साहित्य को कुस्तुनतुनिया से लाने वाले यूनानी विद्वान अपने साथ लाए
और लैटिन साहित्य का भंडार उन्हें इटली में उपलब्ध हो गया। इस तरह इटली साहित्य का केंद्र बन गया। तो हम देखते हैं सबसे पहले पुनर्जागरण का आरंभ इटली से होता है, उसके बाद यूरोप के अन्य देशों में इसका प्रचार होता है।